मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 का स्वरूप क्या रहने वाला है, इसको लेकर तमाम सवाल हो रहे हैं। चलिए सीधे आपको लिए चल रहे हैं भोपाल। हमारे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ जुड़े हैं मुख्यमंत्री जिनसे वो बात करेंगे। प्रवीण जी। बहुत शुक्रिया पुनीत। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूं भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। वो जब विपक्ष में थे तब भी बहुत ज्यादा काम करते थे, और जब ये महामारी वाला दौर है तो जाहिर सी बात है वो और उनकी पूरी टीम लगातार जुटी हुई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, बहुत स्वागत है आपका और शुभकामनाएं भी कि इतनी महामारी और मुश्किल के दौर में आप और आपकी टीम पूरी तरह जुटी रहे। सबसे बड़ा सवाल सर सबसे पहले यही है कि पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 2 दिन बाद जो लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है, जी जो लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है सर, तो लॉकडाउन 4 का स्वरूप क्या होगा? हमने प्रदेश की जनता कुछ रियायतें, कुछ सख्ती कहां होंगी? प्रदेश की जनता से व्यापक विचार विमर्श किया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स जो हमारे ज़िलों में बने हुए हैं उनमें सारे जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, प्रमुख लोग हैं, उनका फीडबैक मंगाया है। प्रमुख नेताओं से मैंने चर्चा की है, प्रमुख समाज सेवियों से चर्चा की है, विशेषज्ञों से चर्चा की है, पत्रकार मित्रों से भी चर्चा की है। और उस चर्चा के आधार पर आज हम 3:30 बजे बैठ रहे हैं। अलग अलग प्रदेश के हिस्सों की जो स्थिति है, 3 तरह के ज़िले हैं आमतौर पे। एक वो ज़िले जहाँ संक्रमण नहीं है, ग्रीन जोन। दूसरे वो ज़िले जहाँ थोड़ा बहुत संक्रमण है, और तीसरे वो ज़िले जहाँ संक्रमण ज़्यादा है। और इसलिए हमारी जो रणनीति बनेगी वो दोहरी बनेगी। एक, कोरोना के संकट को हमको समाप्त करने के लिए संक्रमण की चैन को तोड़ने का काम करना है, तो उसकी हर सावधानी रखते हुए हम फैसला करेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करना बहुत ज़रूरी है। रोजी रोटी, रोजगार, काम धंधे चले, ये इस समय बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक गतिविधियां, निर्माण के काम वो भी शुरू करेंगे। आज 3:30 बजे बैठकर हम विस्तार से रूपरेखा बना रहे हैं लॉकडाउन हटाने की, या जो स्वरूप अलग रंग रूप होगा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो रंग क्या होगा, रूप क्या होगा, ये आज शाम को हम लोग तय कर लेंगे। लेकिन इतना जरूर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना से लड़ने के लिए जो आवश्यक सावधानियां हैं वो हम जरूर रखेंगे, नंबर 1। लेकिन नंबर 2, मैं आपके माध्यम से भी प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि कोरोना तो अभी रहेगा, तो कोरोना के संग जीना हमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता कि कल कोरोना खत्म हो जाएगा। अब कोई केरल में लगभग खत्म हो गया था, फिर पॉजिटिव प्रकरण मिल गए, गोवा में खत्म हो गया था, फिर पॉजिटिव प्रकरण मिल गए। दुनिया भर की हालत हम देख रहे हैं। इसलिए हमको कोरोना के साथ जीना है, मतलब सावधानी भी पूरी रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी चालू रखनी है। हाँ, रेड जोन है जहाँ संक्रमण ज़्यादा है, हम नहीं खोलेंगे अभी, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ हम कंटेनमेंट एरिया के साथ बफर जोन को भी बंद रखने का काम करेंगे। लेकिन ऑरेंज और ग्रीन में सारी गतिविधियाँ चालू करेंगे। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर विस्तृत रूपरेखा आज रात तक हमारी बन जाएगी। और प्रवीण जी, मैं ये काढ़ा पी रहा हूँ। शिवराज जी, मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता जी, कि कोरोना से बचने के लिए कोरोना से बचने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां बहुत कारगर है। तो मैं रोज काढ़े का सेवन करता हूं। आज मैं न्यूज 18 के इंटरव्यू में आपके साथ काढ़ा इसलिए पी रहा हूं कि प्रदेश में भी जनता को प्रेरित कर सकूं। 1 करोड़ काढ़े के पैकेट्स हमने वितरित किए हैं, आगे और करेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेंगे हम। तो कोरोना कुछ नहीं है, ये सर्दी जुकाम और बुखार जैसा है, आएगा, इलाज होगा, चला जाएगा, लेकिन आए ही ना। इसलिए आयुर्वेदिक नुस्खे अपनाना भी बहुत जरूरी है। जी प्रवीण जी, हम अपील करेंगे न्यूज 18 के तमाम दर्शकों से कि इस काढ़े को आप जरूर पिए। मैं ये कह रहा था शिवराज जी, मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि माहौल इस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी जब मुख्यमंत्री बने कमलनाथ जी और 20 मार्च जाते तक
वो एक बात कहते रहे कि पूरा खजाना आप खाली कर गए, कुछ उनके लिए छोड़ नहीं गए। अभी 1.5 महीने में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपने गरीबों, किसानों, श्रमिकों के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए बांट दिए, बहुत सारी योजनाएं शुरू कर दी। तो सर, कहां से आ गया आपके खजाने में पैसा? प्रवीण जी, एक मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये पूरा चार्ट मैं आपको भेजूंगा। इसमें मैंने आज हिसाब लगाया 13,000 करोड़, 13,600 करोड़ रुपया, 13,600 करोड़ 22,77,000, ये अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत हमने जनता के खाते में डाला है 1.5 महीने के अंदर, कोरोना संकट के बीच में। ये सूची भी मैं न्यूज 18 को भिजवाऊंगा। प्रवीण जी, जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही हमारे पास पड़ता है। 7,000 की थी। ये बात सच है कि संकट है, लेकिन इस संकट के बीच में अगर आप देखेंगे तो हमने संबल योजना के तहत, निर्माण श्रमिकों के खाते में पैसा डालने की योजना के तहत, फसल बीमा योजना के तहत, हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उपार्जन के तहत राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों के खाते में राशि अंतरित की, सामाजिक सुरक्षा, विधवा पेंशन इत्यादि की राशि दी, मध्याह्न भोजन का पैसा दिया, छात्रवृत्तियां दी, गौशाला को हमने अनुदान दिया, राहत और अन्य व्यवस्थाएं की। ये सारी व्यवस्थाएं की है और आगे भी करते रहेंगे। है संकट, इसमें कोई दो मत नहीं। आज शाम को मैं फिर बैठक कर रहा हूं। आप बजट बोरिंग के लिए पैसे का इंतजाम करना है हमको, क्योंकि हमको निर्माण की गतिविधियां भी चालू करना है। हमको बांध बनाने, सड़कें बनानी, पुल पुलिया बनाने, अस्पताल बनाने, और ये इसलिए भी बनाने कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, मजदूरों को काम मिलेगा, ठेकेदार काम में लगेंगे, सीमेंट बिकेगा, सरिया बिकेगा, आपको किसी की गाड़ी लगेगी, किसी की होटल चलेगी, आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पैसा आएगा तो दुकान पर जाके सामान खरीदेंगे, दुकान का सामान बिकेगा तो कारखाने का माल उठेगा, कारखाने का माल उठेगा तो पूंजी का निर्माण होगा, पूंजी का निर्माण होगा तो नया निवेश आएगा। हम रोते रहे कि पैसा ही नहीं है, तो पैसा नहीं है तो होगा क्या प्रदेश का? तो रास्ते निकालने पड़ते हैं, हम रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इस महामारी के कारण बड़ा एक भगदड़ का सा माहौल बना, खासतौर पर मजदूरों के बीच में। देश भर से मजदूरों का जो पलायन है वो चल रहा है। हमारे एमपी में भी आप, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 2.5 लाख के आसपास मजदूर वापस लेके आप आ गए। तो मैं उनके मन में भी अविश्वास है, जाहिर सी बात है, आने वाले दौर को लेके। तो उन्हें इत्मीनान करा दीजिए अपने उसी भाव में कि मैं हूं ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सभी मजदूर भाइयों और बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि चिंता ना करें। प्रदेश के जिस भी कोने में मजदूर हैं उनको वापस लाने के काम में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लगातार मध्य प्रदेश से ट्रेनें चली आ रही है और ट्रेनों के माध्यम से हम लोगों को वापस ला रहे हैं। 2,26,000 श्रमिक अभी ट्रेन और बसों के जरिए वापस आ चुके हैं। ये उनसे अलग संख्या है जो अपने अपने साधनों से आ गए, उनकी संख्या अलग है। 50 से ज़्यादा ट्रेनें आ चुकी है, 50 से काफ़ी ज़्यादा आई है। 90 ट्रेनें हमारी अभी आने वाली है और बाकी जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ के लिए हम ट्रेन की व्यवस्था करके उनको लाने का काम कर रहे हैं। यहाँ ट्रेन में जहाँ भी ट्रेन से उतरते हैं वहाँ से बसों के माध्यम से उनको उनके घर पहुँचाया जाता है। जितने मजदूर भाई बहन हैं उनके भोजन की व्यवस्था हम कर रहे हैं, काम मिल जाए इसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं मजदूर भाई बहनों से अपील करना चाहूँगा, जो जहाँ हैं चिंता ना करें, पैदल कोई ना आए। हम ट्रेनों की व्यवस्था कर रहे हैं, हम सुरक्षित घर पहुँचाएंगे, अफरा तफरी में बिल्कुल ना पड़े। और नहीं तो कई बार दुखद घटनाएं हो जाती जैसे औरंगाबाद में हो गई। इसलिए कोई अफरा तफरी की जरूरत नहीं है, हम वहाँ आपकी चिंता करेंगे। प्रदेश के मजदूरों की तो चिंता करेंगे ही, लेकिन प्रवीण जी, देश के अलग अलग हिस्सों से, दक्षिण पश्चिम के राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं मध्य प्रदेश की सीमा से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जाने के लिए। उनके लिए भी हमने बसों का इंतजाम किया है। लगभग 500 बसें प्रतिदिन हम लगा रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई पैदल ना चले। उनके भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, आखिर वो भी हमारे भाई बहन हैं, किसी प्रदेश के हों, हम सब भारत माँ के लाल। और इसलिए इस भाव से हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिनों में माहौल सामान्य हो जाएगा, मेरा यही निवेदन है। इसलिए जो जहां है वहां रहकर सूचना दे, हम लाने की व्यवस्था करेंगे।
सर एक बात और भी है कि आपने जैसे कहा बहुत बाकी राज्यों के मजदूर भी एमपी से होकर जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे मजदूर हैं जो यहां से होकर जा रहे हैं। डिंडोरी बॉर्डर का जिला आपका पड़ता है मध्य प्रदेश का, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से सहयोग आपको मिल रहा है? क्योंकि कई खबरें ऐसी आ रही हैं जिसे पुष्ट आप ही करेंगे कि वो बसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में एमपी से होकर जाने वाली। देखिए, हमको मानवीय होना पड़ेगा। इस समय हम कहेंगे हम किसी को घुसने नहीं देंगे। अरे भाई, आप प्रॉपर स्क्रीनिंग कीजिए और स्क्रीनिंग करके अगर कोई लक्षण दिखते हैं तो उनको क्वारंटाइन कीजिए, अलग रखिए। लेकिन इंसान है, वो जाएंगे कहाँ आकर? और इसलिए हर राज्य से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश तो देश का दिल है, यहाँ से तो सब होकर गुजर रहे हैं। हजारों मजदूर रोज जा रहे हैं, हजारों मजदूर। अगर हम सोच लेते कि हम नहीं घुसने देंगे, हम भी ये सोच सकते थे कि उनमें से कई पॉजिटिव हो सकते हैं तो कितनों को पॉजिटिव कर देंगे। लेकिन इंसान है आखिर वो, उनके साथ हम अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकते हैं? और इसलिए हम सीमाएं सील कर देंगे, हम घुसने नहीं देंगे। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अपने मजदूर हैं, अपने भाई बहन हैं, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग कीजिए। अरे मध्य प्रदेश में प्रवीण जी 7 लाख से ज़्यादा लोग आ गए। ये 2,56,000 तो अभी मैंने बताया जो बस स्टैंड से हम लेके आए हैं। लेकिन आखिर उनको भी हम रख ही रहे हैं ना, उनमें से कुछ पॉजिटिव निकल रहे हैं। हमारे कई जिले जो ग्रीन थे पॉजिटिव हो गए, कहीं 10 हो गए, कहीं 20 हो गए। लेकिन क्या करें? इनको मार दें क्या? आने ना दें क्या? कहाँ जाएंगे आखिर ये? और इसलिए हमको ये खतरा उठाते हुए, सब सावधानियां रखते हुए उनको भी लाना पड़ेगा। और हर राज्य को इसमें सहयोग करना चाहिए, छत्तीसगढ़ सहित। सर किसानों के लिए आप एक वक्त में आपने बहुत काम किया जब पिछली बार आपकी गवर्नमेंट थी। इस बार भी रबी की फसल का जो उपार्जन हो रहा है, तो जो मंडी एक्ट में आपने संशोधन किया, ये कैसे फायदा पहुंचाएगा किसानों के लिए आपको लगता है? देखिए, किसानों के लिए दोनों प्लानिंग हम कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। संकट की इस घड़ी में उपार्जन करना, 75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीद चुके हैं। इस स्थिति में हम बाकी जिन्सों की खरीद भी उनकी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य मिले, अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया है। और मंडी एक्ट में संशोधन करके हमने तय कर दिया है कि सरकारी खरीद जारी रहेगी, मंडियां, मंडी समिति, कृषि उपज मंडी वो चलेंगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई चाहता है प्राइवेट मंडी खोलना, वो प्राइवेट मंडी खोले। अगर कोई व्यापारी लाइसेंस लेके गांव में जाके खरीदना चाहता है किसान के घर से, किसान के खेत से, तो उसको इजाज़त है कि किसान के और उसके बीच अगर भाव तय हो जाता है और किसान संतुष्ट है तो किसान उसको बेच सकता है, व्यापारी खरीद सकता है। हम क्रय केंद्र बना रहे हैं कि भाई अगर किसी का वेयर हाउस है, वो वहीं क्रय केंद्र बना के खरीदना चाहता है और किसान बेचना चाहता है, उसको बेच दे। अगर कोई एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट करता है चावल का, गेहूं का और दूसरी चीज़ों का, वो किसान से खरीदे, सीधा एक्सपोर्ट कर दे। अगर कोई फूड प्रोसेसर है, मतलब कोई मिल चलाता है, दाल मिल चलाता है, राइस मिल चलाता है, और उसको सीधे किसान से खरीदना है, तो वो सीधे किसान से खरीद के ठीक रेट दे के अपनी मिल में ले जाए। ई ट्रेडिंग अगर करना है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, तो उसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। किसान के लिए इतने विकल्प खोल दो कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाए और किसान को ठीक रेट मिल जाए। किसान को सही दाम देना, ठीक दाम देना, ये इसका उद्देश्य है। और मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तान में सबसे पहले ये करके दिखाया है। हम तेजी से इसको नीचे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अन्नदाता को पूरी कीमत मिल सके। सर बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डेली उसे डिकोड भी कर रहे हैं कि किस किस वर्ग को कैसे कैसे ये फायदा पहुंचाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा सर, क्या उम्मीदें हैं आपको इससे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी अद्भुत प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ वो नेतृत्व कर रहे हैं कोरोना की लड़ाई में, देश का और दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। कोई राजनेता, कोई राष्ट्र प्रमुख ऐसा नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी जी। उनके एक आह्वान पर 130 करोड़ भारतीय उनके साथ और उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। और इसलिए कोरोना को काफ़ी कुछ नियंत्रित अगर हमने किया है तो नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण। लेकिन दिक्कतें हैं, काम धंधे ठप हैं, गतिविधियां सारी ठप है, तो लोग परेशान हैं। और इसलिए जो पैकेज दिया उन्होंने, एमएसएमई को पैकेज दिया, हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम, कुटीर उद्योग खड़े हो जाएं।
आज ही मैंने बैठक बुलाई, अभी ये चर्चा के बाद तत्काल मेरी मीटिंग है कि जो हमारे एमएसएमई का जो पैकेज दिया भारत सरकार ने, उसको मध्य प्रदेश में कैसे हम जमीन पे ले जाएंगे। हम अपनी एमएसएमई को आश्वस्त करते हैं कि प्रधानमंत्री का पैकेज, उसके साथ हमारी सुविधाएं मिला के हम इन कारखानों को खड़ा कर देंगे ताकि मजदूरों को रोजगार मिले। न केवल इन कारखानों को खड़ा करेंगे बल्कि बाकी भी और नए उद्योग लगे, इस बात की हम चिंता करेंगे। पटरी रेहड़ी वालों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए इस पैकेज में कई तरह की चीज़ों की व्यवस्था है। आज उसका विश्लेषण करके आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ, उसको कैसे हम अपने किसानों तक, मजदूरों तक, गरीबों तक पहुँचाएँ। फ्री राशन जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको मिलेगा, उसका नेटवर्क हम तैयार करने वाले हैं, कोई भूखा ना सो पाए। वन नेशन वन राशन कार्ड एक क्रांतिकारी कदम है। अब इन सबको हमको नीचे ले जाना है। आज मैंने इसकी बैठकें रखी है, आपसे चर्चा के तत्काल बाद 12:30 बजे मेरी बैठक शुरू होगी। मैं आपकी व्यस्तता का मुझे भान है शिवराज जी, लेकिन बहुत लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी है, एमपी के हमारे तमाम दर्शक जानना भी चाहते हैं, कब होगा शिवराज जी के कैबिनेट का विस्तार, क्योंकि अब जरूरत आपको भी होगी शायद कि टीम बड़ी हो तो काम में और रफ्तार हो। जरूर बड़ी टीम की जरूरत है। मैं केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हूं। 17 तारीख तक ये समझ बनी थी कि 17 तारीख तक ये लॉकडाउन है, तब तक रुकें, उसके बाद इस पर विचार करके और फिर फैसले करेंगे। आज 15 है, 17 तक तो हम लॉकडाउन कैसे खुलेगा, क्या खुलेगा, उसकी पूरी व्यवस्था में लगे। इसके बाद मैं केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करूंगा, प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करूंगा और उसके बाद इसका आगे के गठन का मार्ग साफ होगा। सर, एक आखिरी सवाल केवल ये कि आप बहुत लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उस दौर का कार्यकाल और ये वाले 1.5 महीने आपको लगता है ये ज्यादा चुनौती भरे थे? क्योंकि जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है, रात से ही आप लगातार कोरोना से जूझ रहे हैं, जब आपने शपथ ली उसके तुरंत बाद से, तो ये वाला कार्यकाल ज्यादा चुनौती भरा लगता है आपको? अब 9 बजे शपथ ली, 10 बजे से काम पे लग गया। ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है इसलिए कि परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं। एक महासंकट से देश गुजर रहा है, प्रदेश गुजर रहा है। ऐसे संकट में काम करना और रास्ता निकालो। संकट जब ऐसा हो कि आप लोगों के बीच नहीं जा सकते। मैं तड़फा हूँ प्रवीण जी कि इंदौर कैसे पहुँच जाऊँ, उज्जैन कैसे पहुँच जाऊँ, लेकिन मुझे निर्देश थे पार्टी के कि किसी भी हालत में एक ही जगह बैठ के काम करना है। मुख्यमंत्री निकल गया तो खुद लॉकडाउन तोड़ेगा, लोग इकट्ठे होंगे तो मर्यादाओं का पालन नहीं होगा, तो फिर दूसरे लोगों को हम कैसे कहेंगे। और इसलिए ये अलग तरह की चुनौती है, अलग तरह का संकट है। एक तरफ हमको महामारी से निपटना है और दूसरी तरफ धन का अभाव है, उसमें से भी व्यवस्था करते हुए आगे बढ़ना है। हाथ पांव इसमें बंधे हुए हैं क्योंकि आप मूवमेंट नहीं कर सकते। तो ये संकट भरा समय, चुनौती भरा समय है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि संकट के समय अगर बेहतर प्रदेश की सेवा कर पाया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में तो हर कोई काम कर लेता है, इन परिस्थितियों में काम करके लोगों की सेवा करना, प्रदेश को बचाना और आगे बढ़ाना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को मैं अवसर के रूप में बदलना चाहता हूं। शिवराज जी, आपने बहुत अपनी व्यस्तता के बीच न्यूज 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं कि इस महामारी पर काबू पाने में आप और आपकी टीम पूरी तरह से सफल साबित हो। एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू।